कहते हैं असली सफर वही होता है जहां मंजिल से ज्यादा रास्ते याद रह जाते हैं, और हमारा स्पीति वैली का ये सफर भी कुछ ऐसा ही था। हर सनराइज एक नई उम्मीद, हर पहाड़ एक नई कहानी और हर मोड़ एक नया एडवेंचर लेकर आया। सुबह के करीब 5 बजे, जब पूरा शहर अभी नींद में था, हम अपने घर से निकल पड़े। घर वालों से मिलकर उनकी दुआओं के साथ एक नए एडवेंचर की शुरुआत हुई। एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ा सा नर्वसनेस भी, क्योंकि सामने था हजारों किलोमीटर का सफर और हिमालय की ऊंचाइयों का बुलावा। जैसे ही गाड़ी शिमला हाईवे पर आगे बढ़ी, अंधेरा धीरे धीरे सुबह की पहली रोशनी में बदलने लगा, और फिर पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ सूरज। आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से भर गया। कुछ नज़ारे कैमरा में रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ दिल में बस जाते हैं। सफर जारी रहा और हम शिमला पहुंच गए। यहाँ एक छोटा सा हॉल्ट लिया। हाँ? ये रस्सी लटक रही थी और ये ना छांव में इतनी बड़ी लग रही थी ना, पूछो मत। हाँ वो बैक की है। और अपनी एनर्जी के लिए निकाले घर से लाए हुए प्रोटीन लड्डू। छोटी छोटी चीजें ही लॉन्ग रोड ट्रिप्स को यादगार बनाती हैं। थोड़ी देर बाद हम फिर से रोड पर थे। हर मोड़ के साथ पहाड़ और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। हवा ठंडी थी, रोड स्मूथ थी और एक्साइटमेंट हर किलोमीटर के साथ बढ़ रही थी। कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए नारकंडा, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की ठंडी हवा और चारों ओर फैली शांति दिल को सुकून दे देती है। और अगर आप कभी नारकंडा आएं तो हिमालयन कैफे पर जरूर रुकिए। यहीं हमने अपना नाश्ता किया, और यकीन मानिए, खाना जितना स्वादिष्ट था उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था वहां का नजारा। एक तरफ बादलों से ढके पहाड़, दूसरी तरफ हरियाली और हाथ में गर्मा गर्म नाश्ता। ऐसे पल ही किसी सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। ये है ये कह रही है क्या है? अब धीरे धीरे लैंडस्केप बदलने लगा था। जंगल, गहरी घाटियां और दूर तक फैली पहाड़ियां सफर को और सिनेमैटिक बना रही थीं। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार था, किन्नौर वैली में एंट्री। यहाँ पे है। हाँ 50 रुपये है ना बाइक के लिए। वो है क्या? नहीं ये अलग। जितनी बार इस जगह के बारे में सुना था, हकीकत उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत निकली। एक तरफ आसमान को छूटे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी सतलुज घाटी और बीच में एक पतली सी रोड। हर फ्रेम पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। रोड ट्रिप का असली मजा भी यही है, डेस्टिनेशन से ज्यादा रास्ते याद रह जाते हैं। यहाँ की सड़कें इतनी शानदार थीं कि बाइक बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही थी। सच कहूँ, बाइक चलाने का असली मजा ऐसी ही खुली और खूबसूरत सड़कों पर आता है, जहाँ हर मोड़ के साथ नया नज़ारा आपका इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद हमने शोंगटोंग ब्रिज पार किया। जैसे ही हम पुल पर पहुंचे, तेज हवाओं ने हमारा स्वागत किया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे बहती नदी और सामने फैली वादियां। ये नज़ारा सच में रोमांच से भर देने वाला था।
शोंगटोंग ब्रिज पार करने के बाद हमारा सफ़र आगे बढ़ा और आखिरकार हम पहुंच गए रिकांग पियो। वहाँ हमारा होम स्टे थोड़ी ऊंचाई पर था। शुरुआत में वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगा, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुँचे और सामने का नज़ारा देखा, सारी थकान पल भर में गायब हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम निकल पड़े रिकांग पियो से स्पीति की ओर। निकलने से पहले बाइक में फ्यूल अप करवाया और फिर शुरू हुआ हमारा अगला सफ़र। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। हरे भरे पहाड़ पीछे छूटने लगे थे और उनकी जगह ले रहे थे पथरीले पहाड़। हरियाली अब काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन इन सूखे और पथरीले पहाड़ों की अपनी ही एक अलग खूबसूरती थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने यहाँ अपना रंग ही बदल लिया हो। चारों तरफ फैले ये विशाल पहाड़ और उनके बीच से निकलती सड़क। बाइक चलाने का मजा और भी बढ़ गया था। फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंचे ख्वाब संगम। यही वो जगह है जहां स्पीति नदी और सतलुज नदी एक दूसरे से मिलती हैं। दो नदियों का यह संगम और चारों तरफ खड़े विशाल पहाड़। पूरा नज़ारा इतना खूबसूरत था कि कुछ देर बस वहीं खड़े होकर इसे देखते रहने का मन कर रहा था। सफ़र अभी लंबा था, लेकिन हर मोड़ पर मिलने वाले ऐसे नज़ारे इस सफ़र को और भी ख़ास बना रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, एल्टीट्यूड भी बढ़ता जा रहा था, और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे नज़ारे भी और खूबसूरत होते जा रहे थे। अब चारों तरफ पथरीले और बंजर पहाड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनके बीच बीच में दिखती हरी भरी हरियाली इन पहाड़ों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन सूखे पहाड़ों के बीच प्रकृति ने हरे रंग की छोटी छोटी तस्वीरें बना दी। और इन्हीं खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम पहुंच गए एक बेहद खूबसूरत गाँव, नाको। नाको अपर किन्नौर की हंगरंग वैली में बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत गांव है। यहाँ की शांति, पहाड़ों का नज़ारा और गांव की खूबसूरती इसे और भी खास बनाती है। और अगर आप भी नाको आ रहे हैं तो यहाँ की नाको झील और नाको मठ देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नाको सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, ये उन जगहों में से है जहाँ पहुँचकर आपको लगता है कि सफ़र में एक और खूबसूरत कहानी जुड़ गई है। सो अभी एक ऐसे पहाड़ों में जहाँ पे आपको पेड़ पौधे कुछ नहीं देखने को मिल रहा, वहाँ एक ऐसे गांव के बीचों बीच एक ऐसी लेक है। तो जो कि मेरे सामने है। आई थिंक अभी पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ नज़ारा ऐसा है। नाको झील का साफ और शांत पानी, जिसमें ऊपर के नीले आसमान का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था और पूरी झील जैसे नीले रंग में रंग गई थी। नज़ारा इतना खूबसूरत था कि कुछ देर बस उसे देखते रहने का मन कर रहा था। सच कहूँ तो यहाँ कोई भी इंसान घंटों बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकता है और फिर भी मन नहीं भरेगा। यहाँ बोटिंग भी होती है, लेकिन सर्दियों में जब तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है तो यही पूरी झील जम जाती है और यहाँ आइस स्केटिंग भी की जाती है। यानी मौसम चाहे कोई भी हो, नाको झील की खूबसूरती हर मौसम में अपने आप में बिल्कुल अलग है। नाको झील के बाद कुछ ही दूरी पर है नाको मठ। 11वीं शताब्दी का ये प्राचीन मठ लोचेन रिनचेन जंगपो से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने संस्कृत के पवित्र बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बना ये मठ अपनी सादगी और पारंपरिक हिमालयी वास्तुकला की एक खूबसूरत मिसाल है। यहाँ की हर दीवार और हर कोना अपने अंदर सदियों पुरानी कहानी समेटे हुए है। लेकिन इस जगह की सबसे खास बात सिर्फ इसका इतिहास नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके, उनके साथ बैठकर जब आप इस जगह के बारे में सुनते हैं तो आपको ऐसी बहुत सी बातें पता चलती हैं जो शायद किसी किताब में भी न मिलें। उनकी बातें, उनकी कहानियाँ और इस जगह से जुड़ी उनकी यादें, यही वो चीज़ें हैं जो किसी जगह को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज़्यादा बना देती हैं। और शायद यही असली मायने हैं ट्रैवलिंग के। सिर्फ नई जगहें देखना नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों से मिलना, उनकी कहानियाँ सुनना और उस जगह को उनकी नज़र से समझना।
नाको में थोड़ा रुकने के बाद अब बारी थी कुछ खाने की, तो हमने यहाँ के फेमस मोमोज ट्राई किए। आखिर राइडिंग के लिए एनर्जी भी तो चाहिए थी। पेट भरा, बाइक स्टार्ट की और निकल पड़े स्पीति वैली की तरफ। कुछ ही दूर जाने के बाद हम पहुंच गए स्पीति किन्नौर चेक पोस्ट पर। यहाँ एंट्री करवाई और ऑफिशियली एंटर कर लिया स्पीति वैली में। लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे हमारा सामना एक ऐसी जगह से होने वाला है जिसकी कहानी सुनकर हम खुद हैरान रह जाने वाले थे। 100 रुपये। ये स्पीति अभी स्टार्ट हो गया यहाँ से। अच्छा, ये पीछे भी हिमाचल चल रहा था और किन्नौर चल रहा था। अच्छा, अभी स्पीति है। ठीक है, थैंक यू। तो ये है हिमाचल स्पीति का चेक पोस्ट। किन्नौर क्रॉस हो गया और स्पीति स्टार्ट हो गया अभी। और ये मेरी गाइस 24 घंटे चिक मशीन और अनाउंस। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक पॉइंट पर सड़क 2 रास्तों में बंट रही थी। एक रास्ता जा रहा था ताबो की तरफ और दूसरा ग्यू गांव की तरफ। हमने सोचा क्यों ना आज थोड़ा रास्ते से हटकर चला जाए, और बस बाइक मोड़ दी ग्यू गांव की तरफ। रास्ता करीब 10 किलोमीटर का था, लेकिन पूरा रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। सफर थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सच कहूं तो स्पीति घाटी का असली मजा ही ऐसे रास्तों में है। चारों तरफ पत्थरों से भरे रास्ते, वीरान पहाड़ और उनके बीच चलती हमारी बाइक। हर मोड़ पर रोमांच का अपना ही मजा था। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए ग्यू गांव। छोटी छोटी गलियां, मिट्टी और पत्थरों से बने घर और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ ये छोटा सा गांव की सादगी और चारों तरफ फैली शांति इसे और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों के बीच बसा ये गांव समय से थोड़ा दूर अपनी ही एक अलग दुनिया में जी रहा हो। यहाँ घूमते हुए हर मोड़ पर एक नया नज़ारा दिखाई देता था, और सच कहूँ तो ग्यू गांव की यही सादगी इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। तो अभी हमने कुछ ऐसा देखा जो कि अनरियल है। तो वसु, अभी हम कहाँ पे हैं? गिव मोनेस्ट्री। और ये हमारे पीछे गिव मोनेस्ट्री है। और चलिए आपको भी दिखाते हैं हमने ऐसा क्या देखा। और फिर आखिरकार हम पहुंच गए ग्यू मठ। ये जगह अपनी करीब 500 साल पुरानी ममी के लिए मशहूर है, जिसे सांगा तेंजिन नाम के एक बौद्ध भिक्षु की ममी माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने जीवित रहते हुए ही अपने शरीर को ममी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस जगह की कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। साल 1975 में इस इलाके में एक बड़ा भूकंप आया था, जिसके बाद एक पुरानी कब्र खुल गई और उसके अंदर से सांगा तेंजिन की ममी मिली। सोचिए, सदियों पुरानी एक कहानी जो इतने सालों तक इन पहाड़ों के बीच दबी रही, और फिर एक भूकंप ने उसे दुनिया के सामने ला दिया। हम यहाँ सिर्फ एक मठ देखने आए थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर एहसास हुआ कि स्पीति घाटी का हर रास्ता अपने साथ एक कहानी लेकर चलता है। स्पीति घाटी का असली रोमांच अभी बाकी है। आगे का सफर इससे भी ज्यादा खूबसूरत, रोमांचक और यादगार होने वाला है। ऐसे रास्ते, ऐसे नज़ारे और ऐसी जगहें जिनका हमने खुद भी अंदाजा नहीं लगाया था। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां स्पीति का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय। हैं? क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ कितना चलाए। क्या कितना चला? हम कितना चलाए? गुस्सा क्यों हो रही है? समझ ही नहीं आ रहा आपको। हम कितना चल के आ गए यहाँ। हम तो बाइक में आए, चल के थोड़ी आए। पागल आदमी। तरुण के बच्चे। ना करो यार।